हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और किसका? तो बोल सर आप ही ने बताइएगा किसका। एक सेकेंड। हाँ, पेन पेपर हाथ में है और पॉलिटी के कुछ एक्ट हाथ में हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉलिटी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या और भी किसी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें पॉलिटी पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है, उसके लिए एकदम बेहतर है और रिवीजन है, एकदम कम समय में बेहतर एजुकेशन वाला हाल है यहाँ पर। तो दोस्तों अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है? जैसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि पहला टॉपिक है, क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या क्या होगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको रिवीजन के पर्पज से, सिर्फ रिवीजन, ओनली फॉर रिवीजन, नो बकवास, सीधी रिवीजन। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत आप बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की ओर। फिर कह रहा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था जब बना रेगुलेटिंग एक्ट आया? तो कोई तो बना होगा सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या किया गया? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब किया गया? आया था 73 में, स्थापना हुआ कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 74 में। क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कब स्थापना हुई कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट? कब बना? तो 1774 में बना। इसका क्षेत्राधिकार कलकत्ता शहर और उसके आसपास के एरिया थे, यानी क्षेत्र थे। तब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो तो वहाँ तो कोई तो जज होगा। तो फर्स्ट सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें अभी तो इस हिसाब से देखा जाए इंडिया, तो फर्स्ट सीजेआई कौन था? एलिजा इम्फे था। और कौन कौन थे? और अदर जो जज थे उसका नाम था लिचेड, हाइड और चैम्बर्स था। दूसरा आगे देखते हैं, दूसरा जैसा दिखाई दे रहा होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किसका? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या क्या नियम आए? कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रक परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल के काउंसिल में सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर गई। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत या कौन सा एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के काउंसिल की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर की शक्ति दे दी। क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो की पावर दे दी गई? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को क्या दे दिया गया? वीटो का पावर दे दिया गया। अब करेंगे सर कि बता दीजिए कि वीटो क्या है, ये क्या है। उसमें कुछ नहीं, आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन है, एग्जाम के पहले जाने से पहले एक बार देखने का रिवीजन है। बाकी आपको थ्योरी पढ़ने के लिए अलग क्लास आना पड़ेगा क्लास में। चलो देखते हैं अगला कह रहा है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारी का एक अधिकार है, जो सिर्फ व्यापारी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता था भारत में व्यापार, उसको एक अधिकार जो उसको समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। कंपनी और दूसरा नियम क्या लागू किया गया? कंपनी को चीन और चाय का व्यापार अधिकार मिलेगा। कंपनी अब कहो जी चीन के साथ व्यापार कर सकता है और चीन का क्या व्यापारी कर सकता है? चाय का ही व्यापारी कर सकता है और कुछ का नहीं। भारत में भी और चीन में भी ये दोनों का व्यापार का हक दिया गया। किसके द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत में शिक्षा 1,00,000 रुपये वार्षिक बजट दिया गया। यानी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा को 1,00,000 रुपया वार्षिक बजट, यानी शिक्षा का बजट सबसे पहले पेश हुआ? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत 1,00,000 रुपया वार्षिक बजट आया शिक्षा पर। भारत के ईसाई मिशनरियों के प्रचार करने की अनुमति दे दी। क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत भारत में ईसाइयों मिशनरियों को प्रचार करने की अनुमति दिया गया? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर देखते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम क्या है। 1833 का चार्टर अधिनियम कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को संपूर्ण तथा समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को संपूर्ण तथा समाप्त कर दिया गया। फिर कह रहा कंपनी अब केवल प्रशासनिक कार्य ही देख सकती है। 1813 चार्टर के अधिनियम क्या कर सकता है? कंपनी अब केवल
प्रशासनिक कार्य ही देख सकती थी। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत और क्या किया, कंपनी के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और क्या किया गया इसके तहत, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि कंपनी के गवर्नर जनरल को भारत का कब जी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब कंपनी के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा कहा गया, तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत कराया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेटिंग। एकदम ये भी बहुत एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ। फिर कह गवर्नर जनरल की काउंसिल की पूरे भारत के लिए कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल के काउंसिल था जो पूरा भारत में भी ये पूरा कानून बना सकता है। कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया इसको, गवर्नर जनरल को कुछ बनाने का अधिकार दे दिया, कानून बनाने का अधिकार दे दिया। एक विधेयक सलाहकार नियुक्त किया गया, इसमें एक विधेयक सलाहकार को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। फिर कह रहा कि इसी में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत परिषद में प्रथम विधि सलाहकार लाया गया, जिसमें सबसे प्रथम विधि सलाहकार कौन था, लॉर्ड मैकाले। कौन मैकाले, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन मैकाले। परिषद में लॉर्ड मैकाले को क्या कहा जाता है, भारत के शिक्षा के जनक भी कहा जाता है। इन्हीं शिक्षा के बारे में शिक्षा के दसवां धूर कर दिया गया था कहा जाए तो। चलते हैं अगला है 1858 के चार्टर एक्ट। 1858 के चार्टर एक्ट भारत में कंपनी का शासन समाप्त करके उसे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त करके उसे ब्रिटिश क्राउन में क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। अगला, गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर उसे वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद के नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। किसके तहत, 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। क्राउन को प्रतिनिधित्व, वायसराय का मतलब कुछ होता है, क्राउन का प्रतिनिधित्व, यानी वायसराय का मतलब क्या होता है, क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था, उसी को क्या कहा जाता था। और क्राउन कौन, ब्रिटेन के क्राउन, ये ब्रिटेन के महारानी का जो प्रतिनिधित्व हुआ करता था, ब्रिटेन का राजा का, उसी को क्या कहा जाता था, वायसराय कहा जाता था। 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत और क्या किया गया, इस समय फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, पहला वायसराय कौन बना, तो प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, प्रथम, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्योंकि गवर्नर जनरल को पद को नाम बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। किसके तहत, 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत। इस समय ब्रिटिश क्राउन क्वीन विक्टोरिया द्वितीय थी। इस समय 1858 के तहत चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत कौन वहाँ का ब्रिटेन का क्राउन था, क्वीन विक्टोरिया सेकेंड के पास था। भारत सचिव, भारत मंत्री का पद बनाया गया और इस पर ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को नियुक्त किया गया। और इसी पर क्या किया, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद को गठन किया गया। इसे भारत परिषद कहा गया 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर कहा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में इसमें सबसे पहले भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देगी। क्वेश्चन पूछेगा भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसी के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या है, भारतीय को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। भारतीय को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में और क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के पद्धति को आरंभ कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ। फिर आगे क्या है, आगे है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा इस अधिनियम को मार्लो मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्यों, कि इसमें वायसराय मार्लो और मिंटो था गवर्नर जनरल, इसलिए कहा जाता है मार्लो मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था की गई। क्वेश्चन पूछेगा कि इस अधिनियम को मार्लो मिंटो रिफॉर्म अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो अधिनियम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत आया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत आया। और क्या जारी किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ यहीं पर हुआ 1909 के तहत। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लीगल रूप दे दिया गया, यानी कि एकदम कहा गया डिवाइड एंड रूल करो, एकदम यानी है ना फोड़ो और शासन करो, कि लीगल रूल दे दिया। कब,
भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। वायसराय की परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, नाम था सत्येंद्र प्रसाद बनर्जी। क्वेश्चन पूछेगा वायसराय की परिषद में पहली बार भारतीयों को किस अधिनियम के तहत क्या किया गया, शामिल किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया। और सबसे पहला वायसराय के परिषद में काउंसिल में शामिल होने वाला कौन था भारत? नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कह रहा इंडियन काउंसिल में भी भारतीयों को शामिल किया गया। इंडियन काउंसिल में भी क्या किया? भारतीयों को शामिल किया गया। एग्जाम्पल के लिए केसी गुप्ता, कौन गुप्ता? केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन हुसैन? सैयद हुसैन बिलग्रामी। अगला कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम 1919। कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारतीय परिषद 1919 को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मार्लो मिंटो रिफॉर्म किसे कहा जाता है? जल्दी कमेंट में लिख के बताइए। अब भी हम आपको बताएं, जैसे अभी जस्ट बताएं, मार्लो मिंटो रिफॉर्म किसे कहा जाता है? उसी प्रकार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को कहा जाता है। इसके तहत द्वैत शासन आरंभ हुआ, यानी कि कैसा शासन? द्वैत यानी दूगो। तो 1919 दूगो है, इसलिए क्या याद रखेगा? द्वैत एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैत शासन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919, क्योंकि 19 दो बार है तो द्वैत शासन भी 2 बार होता है, किया गया। इसे भी याद कर सकते हैं। अब जैसे याद कीजिए, इसको 10 बार रिवीजन कर लीजिए, सुन लीजिए, उसमें भी आपको याद हो जाएगा। इस अधिनियम से सिखों में भी पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत सिखों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। केंद्र में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ केंद्र में किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ। भारत में लोक सेवा आयोग, जिसको कहते हैं पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन किस अधिनियम के तहत आया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत आया। एकदम आपको क्रीम समझिए ना, कैसे क्रीम छाट के एकदम दे रहे हैं। नो फालतू, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास एकदम है। एकदम ज़्यादा बात है ये नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में टू दी क्वेश्चन, वही वाला पॉइंट एकदम है। भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? छोटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा। इसमें कितने आर्टिकल थे? तो आर्टिकल 321 था। कितना अनुसूची पूछ देगा तो कितना था? 10 गो अनुसूची था। कै भाग थे? तो इसमें 14 भाग थे। तो नीचे हमें अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भारत के मूल संविधान में कितना अनुच्छेद है, कितना अनुसूची है और कितना क्या है, कितने भाग हैं। तो भारतीय शासन अधिनियम को मिनी समझ में आ गया होगा। लघु संविधान क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इसमें आर्टिकल कितना अनुच्छेद? 321 था और 10 गो अनुसूची था और 14 भाग थे। 50% लगभग भारतीय संविधान से लिया गया। भारत में जितना भी संविधान बनाया गया, लगभग ने 50% से जो है संविधान का भाग है, जो यहीं से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसलिए तो इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। नोट, 42वां संविधान संशोधन 1976 को भी लघु संविधान कहा जाता है। याद रखिएगा, 2 को लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को भी लघु संविधान कहा जाता है। अगर पूछेगा किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को भी लघु संविधान कहा जाता है। कौन देने एक बात ध्यान देने, इसलिए नोट में यहाँ लिखा हुआ है। अगला, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। इसमें प्रांतों में कौन शासन? द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। तो किस शासन अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त किया गया? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। लागू किस के द्वारा किया गया? अभी नीचे कमेंट में लिख के बताइए। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया किसके? और केंद्र में लागू, और द्वैत शासन राज्य में समाप्त, प्रांत में। लेकिन लागू किस में किया गया था? यह कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता की दी गई, यानी प्रांतीय को स्वायत्ता दिया गया। यानी कि उस स्वायत्ता का मतलब कुछ अपने से भी कुछ कानून वह बना सकता है अपने लिए। शक्ति का विभाजन किया गया, यानी कि 2 सदन हो गया तो शक्ति का विभाजन किया, यानी कि केंद्र और जैसे भी कितना सेंट्रल सरकार होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसी प्रकार से किया गया। वहाँ भी संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। फर्स्ट कब? 1 अक्टूबर 1937 में। क्वेश्चन पूछेगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1 अक्टूबर 1937 में। लागू कब हुआ था? ये लाया गया था कौन सा अधिनियम के द्वारा? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। अखिल भारतीय संघ ब्रिटेन और इंडिया में हो गया था 11 प्रोविंस। अखिल यानी कि 11 प्रांतों में बांट दिया गया था। ब्रिटेन बांटा था किसको? इंडिया को, अखिल भारतीय संघ के तहत। 1947 भारतीय अधिनियम 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया।
1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, माउंटबेटन योजना पर आधारित था। कौन योजना पर आधारित था? माउंटबेटन योजना पर आधारित था। मैंने आपको जितना अधिनियम था, जितना एक्ट था, जितना चार्टर था, वो एकदम इतने में 10 मिनट में 15 मिनट में मैंने आपको ख़त्म कर दिया। जैसे आप सब्जी लाने जाते तो मैग्नीम मिलता, वैसे ही ये चैप्टर के लिए ये टॉपिक में आपको मैग्नीम इतना मिला है। आपको झंडा समिति 23 जनवरी 1947 को बना। झंडा समिति 23 जनवरी बोल दिए, 23 जून 1947 को। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। इसमें कौन कौन से समिति में अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कौन कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू थे, सी राजगोपालाचारी था, के एन मुंशी था, बी आर अम्बेडकर था। फिर से झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति कब बनाया गया? 23 जून 1947 को। इसमें और कौन कई सदस्य थे? कौन कौन सदस्य थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।